हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की हमने कक्षाएं शुरू की थी और हमारी 3 कक्षाएं हो चुकी थी। देखो, आज की हम कक्षा को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राव चंद्र सेन। कि राव, कल हमने पढ़ा था राव मालदेव के बारे में। तो राव मालदेव का पुत्र था, उसका नाम था राव चंद्र सेन। और मालदेव के बाद में शासक कौन बनता है? राव चंद्र सेन शासक बनता है। अब देखो, बात कल हमने लास्ट कक्षा में ये पढ़ा था कि राव मालदेव, तो राव मालदेव की एक पत्नी थी, उसका नाम क्या था? उमादेव था। और उमादेव को इतिहास में क्या बोलते हैं? रूठी रानी बोलते हैं। लास्ट में सबसे हमने यही पढ़ा था कि रूठी रानी किसको बोलते हैं? जो रूठी रानी है और राव मालदेव की पत्नी उमादेव को रूठी रानी बोलते हैं। और ये जैसलमेर के लूणकरण भाटी की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है। सबसे अंत में हमने जाना था कि जो रूठी रानी कविता है वो किसने लिखी थी। तो रूठी रानी कविता किसने लिखी थी? तो रूठी रानी जो कविता लिखी थी वो लिखी थी आपके केसरी सिंह कि रूठी रानी कविता किसने लिखी थी? तो रूठी रानी कविता आपके केसरी सिंह भारत ने लिखी थी। और सबसे अंत में इसके बाद में हमने एक बात और जानी थी कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो मारवाड़ में जो सर्वाधिक दुर्ग बनवाए थे, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण आपके किसने करवाया था? तो मालदेव ने करवाया था। कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। अब देखो, आज की हम कक्षा को शुरू करते हैं। देखो, आज की कक्षा को शुरू करने से पहले मालदेव के बारे में एक बात हम जानना चाहिए कि मालदेव के कितने पुत्र थे। तो मालदेव के थे आपके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? मालदेव के 3 पुत्र थे। और मालदेव का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। उसके बाद में मालदेव का दूसरा जो नंबर का पुत्र था उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। और मालदेव के जो तीसरे नंबर का पुत्र था उसका नाम था राव चंद्र सेन। देखो, उसका सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या है? राम है। उसके बाद में हम बात करें, इसके जो पुत्र है उदय सिंह है। ठीक है। और इसका जो तीसरा नंबर का पुत्र था उसका नाम था राव चंद्र सेन। अब देखो, ध्यान से समझना, इसको तो राज्य से राव मालदेव के द्वारा बाहर निकाल दिया गया, राज्य से निष्कासित कर दिया गया। और इसको भी मालदेव के द्वारा शासक नहीं बनाया गया, लेकिन मालदेव के द्वारा डायरेक्ट शासक किसको बनाया गया? राव चंद्रसेन को मालदेव के बाद में शासक बनाया गया, यानी कि उत्तराधिकारी चुना गया। अब जैसे ही राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी चुना गया, ये दोनों क्या थे? ये दोनों के दोनों किसके पास में चले गए? तो दोनों के दोनों दिल्ली के उस समय जो शासक था, समकालीन शासक, वो था अकबर। जैसे ही मालदेव के बाद में, मालदेव शक्तिशाली शासक था उस समय का, उस समय मालदेव के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। और उदय सिंह की शक्ति उस समय कमजोर होती गई थी और मालदेव की शक्ति इस समय बढ़ गई थी राजस्थान में। और देखो, मालदेव था ना, तो मालदेव के समकालीन कौन था? अकबर था। जैसे ही मालदेव ने किसको शासक बनाया? उत्तराधिकारी, राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन का जैसे उत्तराधिकारी बनाया तो ये राम, इसका बड़ा पुत्र राम, और इसका एक छोटा पुत्र था उसका नाम था उदय सिंह, ये दोनों किसके पास में चले जाते हैं? अकबर की शरण में चले जाते हैं। और शासक कौन बन गया? राव चंद्रसेन शासक बन गया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है? राव चंद्रसेन के बारे में हम डिटेल के साथ में पूरी बात करते हैं। अब देखो, हम टॉपिक लेते हैं आज का राव चंद्रसेन। ये बातें आपको जाननी जरूरी है कि इसके कितने पुत्र थे और 2 पुत्र कहाँ पर चले गए थे? 2 पुत्र आपके अकबर की शरण में चले गए थे। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राव चंद्र सेन। सबसे पहले वही बात कि इनके शासनकाल की बात करें तो 1562 से 1581 ईस्वी तक इनका क्या चलता है? शासनकाल चलता है। ठीक है। और इनके भाई थे, इसका बड़ा भाई था उसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। और एक का नाम था उदय सिंह। ये किसके पास में चले गए? तो ये इसके विरोध में, चंद्रसेन के विरोध में किसके पास में चले गए? ये अकबर के पास में चले गए। ठीक है, अकबर के पास में चले गए। अब देखो, 62 में शासक बना है राव चंद्रसेन, 62 में शासक बना है। और शासक बनते राम और उदय सिंह चंद्रसेन के विरोध में किसके पास में चले गए? अकबर के पास में चले गए। तो अकबर में जैसे ही ये शासक बना, अकबर ने 2 साल बाद, यानी कि 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राव चंद्रसेन पर आक्रमण कर देता है। कि हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी मारवाड़ में, और मारवाड़ किसके अधीन हो जाता है? मारवाड़ को कौन जीत लेता है? अकबर जीत लेता है। और आपके चंद्रसेन मारवाड़ को छोड़कर बदराजून जालोर में चला जाता है। थोड़ी सी उसकी बात करते हैं कि जैसे ही ये दोनों राम और उदय सिंह अकबर के पास में गए,
किसके विरोध में? राव चंद्रसेन के विरोध में अकबर के पास में दोनों भाई गए। जाते ही हुसैन कुल्ली खां, नाम इंपॉर्टेंट है, हुसैन कुल्ली खां, यानी कि हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में अकबर के द्वारा सेना कहां पर भेजी गई? नेतृत्व में सेना भेजी गई कहां पर? जोधपुर पर। यानी कि जोधपुर पर हुसैन कुल्ली खां ने आक्रमण किया और जोधपुर पर अधिकार कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अकबर का अधिकार हो जाता है। जैसे ही जोधपुर पर अधिकार अकबर का होता है, चंद्रसेन कहां पर चला जाता है? बद्राजूण, बद्राजूण चला जाता है। बद्राजूण कहां पर है? तो बद्राजूण है जालोर में। ठीक है, यानी कि 1564 में हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई किसके द्वारा? उस समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन था? अकबर था। अकबर के द्वारा जैसे ही सेना भेजी गई तो सेना भेजते ही कौन जीत लेता है? जोधपुर को जीत लेता है आपके हुसैन कुल्ली खां। और स्वयं यानी कि राव चंद्रसेन कहां पर चला जाता है? तो राव चंद्रसेन बद्राजूण यानी कि मारवाड़ को छोड़कर बद्राजूण चला जाता है। अब देखो बात करते हैं, बद्राजूण चला गया। जैसे ही जाता है बद्राजूण तो पीछे से 1572 ईस्वी से 1572 से 1574 ईस्वी के मध्य बीकानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायसेन। क्या नाम था? रायसेन। ये कहां का था? थोड़ा सा बहुत जरूरी है ये बात है कि देखो 1564 में तो बद्राजूण कौन चला गया? तो 1564 ईस्वी में बद्राजूण चला जाता है आपके राव चंद्रसेन। किसको छोड़कर? जोधपुर को छोड़कर चला जाता है। अब जोधपुर किसके अंडर में आ गया? तो जोधपुर आपके अकबर के अंडर में आ गया। अब अकबर के जैसे अंडर में आता है, इसके बाद में अकबर करता है 1570 में नागौर दरबार। क्या करता है? नागौर दरबार। और जब नागौर दरबार, उसकी बात करेंगे हम अभी, नागौर दरबार 1570 में करता है, यानी कि नागौर दरबार करता है। और नागौर दरबार के बाद में वास्तविक में यानी वास्तव में जोधपुर पर किसका अधिकार हो जाता है? तो वास्तव में जोधपुर पर आपके अकबर का अधिकार हो जाता है। और जैसे ही वास्तव में अधिकार हुआ तो 1572 से 1574 के मध्य बीकानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायसेन। क्या नाम था? रायसेन। रायसेन को यहाँ का क्या बना देता है? जोधपुर का हकीम किसको बना देता है? तो बीकानेर के रायसेन को 1572 से 1574 के मध्य अकबर के द्वारा जोधपुर का इसको क्या बना दिया गया? हाकिम बना दिया गया। थोड़ी सी ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थे चंद्रसेन। आगे बात करेंगे हम कि राव चंद्रसेन का शासनकाल ये है आपके सामने। इसके दो भाई थे, राम और उदय सिंह। जैसे ही चंद्रसेन शासक बना, मालदेव के जस्ट बाद में शासक कौन बन गया? चंद्रसेन बना। तो चंद्रसेन के विरोध में अकबर के साथ अकबर के पास में कौन चले जाते हैं? तो अकबर के पास में इसका बड़ा भाई राम और उदय सिंह चले गए। क्यों गए थे? इसको पराजित करने के लिए, क्योंकि ये बड़े है ना, ये बड़ा था, ये नई शासक बना तो ये बनना चाहिए था। लेकिन दो बड़े भाई शासक नहीं बने। शासक कौन बना? तीसरा भाई बना। तो इसके विरोध में अकबर के पास में गए। तो अकबर ने जैसे ही अकबर के पास में गए 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में मारवाड़ में सेना भेजी गई। जैसे ही सेना भेजी जाती, मारवाड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। और अकबर के अधिकार होते ही चंद्रसेन क्या है? मारवाड़ को छोड़ देता है। चंद्रसेन मारवाड़ को छोड़कर कहां पर चला जाता है? बद्राजूण आपके जालोर में चला जाता है। इसके बाद में वो सिवाना भी जाएगा, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वो बद्राजूण चला गया, जालोर में चला गया। जैसे ही वो जालोर में गया, पीछे से अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। नागौर दरबार में वास्तव में यह बात तय हो गई कि जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया? अकबर का अधिकार हो गया। जैसे अकबर को यह अधिकार मिला, जोधपुर का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से मिला, अकबर ने 1572 से 1574 यानी 70 में नागौर दरबार होगा। उसके बाद में 1572 से 1574 के मध्य बीकानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायसेन। क्या नाम था? रायसेन। रायसेन को जोधपुर का क्या बना दिया गया था? हाकिम बना दिया गया था, ठीक है। इन बातों को आप एक बार नोट कर लीजिए, आगे हम चलते हैं। अब देखो, ये बात मैंने बता दी, साथ ही साथ कि चला गया इसके कारण इसको बनाया है। अब देखो, जैसे ही बद्राजूण गया, कौन? चंद्रसेन बद्राजूण गया। बद्राजूण जाते ही देखो 64 में गया है। अब देखो, जैसे ही ये बद्राजूण गया, लेकिन इसने क्या किया? अकबर का विरोध किया। किसने? राव चंद्रसेन ने अकबर का विरोध किया, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मारवाड़ का पहला शासक जिसने अकबर का विरोध किया था वो कौन था? राव चंद्रसेन था।
कि अकबर मारवाड़ का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो कौन था? आपके राव चंद्रसेन था। और अकबर का विरोध करने वाला मारवाड़ का पहला शासक ही कौन था? आपके राव चंद्रसेन था। इसी कारण इसको प्रताप का यानी महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको बोलते हैं? राव चंद्रसेन को बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद में शासक बने थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने राव चंद्रसेन के देखा देखी करके अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना ही है। अब देखो 1564 में जैसे ही वो भद्राजुण गया, वहां के बाद में अकबर के दिमाग में एक बात चली कि क्यों ना मैं ऐसा कार्य करूं जिससे राजस्थान के सभी शासक क्या हो जाए? मेरे अधीन हो जाए, यानी कि मेरे अंडर में काम करना शुरू कर दे। तो उसने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से सभी शासकों को क्या किया जाए? आमंत्रित किया जाए और किस प्रकार से अधीन किया जाए। तो उसने एक योजना बनाई कि मैं लगाता हूं नागौर में नागौर दरबार। कब की बात है? 1570 में अकबर के द्वारा नागौर में नागौर दरबार लगाया गया। और उस समय के जो भी समकालीन शासक रियासतों के शासक थे उनको निमंत्रण भेजा गया, किसमें बुलाने के लिए? नागौर दरबार में बुलाने के लिए, और वहां पर अधीनता स्वीकार करवाई जाएगी। अब देखो किस किस ने अधीनता स्वीकार की उसकी हम बात करते हैं। देखो अकबर ने लगाया नागौर दरबार। देखो नागौर दरबार, देखो सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण चीज है इसकी डेट, कि ये कब हुआ था? तो ये नवंबर 1570 में, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नवंबर 1570 में क्या हुआ था? नवंबर 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं 1570 के बाद में। देखो नागौर दरबार, तो नागौर दरबार की डेट इंपॉर्टेंट है कि नागौर दरबार कब हुआ था? तो नागौर दरबार नवंबर 1570 में अकबर के द्वारा लगाया गया। देखो ध्यान रखना, यह भी बहुत जरूरी है, अकबर के द्वारा। अब अकबर ने ऐसी योजना बनाई कि मैं अकाल राहत कार्य के लिए कुछ कार्य कर रहा हूं। अकबर ने कहा कि मैं अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्य, कि मैं अकाल राहत कार्य के लिए एक तालाब का निर्माण कर रहा हूं। उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। कि मैं अकाल राहत कार्य के लिए एक कार्य कर रहा हूं, और वो कार्य यह कर रहा हूं कि मैं शुक्र तालाब का निर्माण कर रहा हूं, कि किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाए। और मैं लगा रहा हूं नागौर दरबार, और सभी राजाओं को निमंत्रण दे दिया। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका उद्देश्य था क्या? मेन उद्देश्य क्या था नागौर दरबार का? तो अकबर के द्वारा जो नागौर दरबार नवंबर 1570 में लगाया गया, देखो इंपॉर्टेंट है डेट, 2-3 बार मैं बोल चुका हूं आपको सामने, तो आपको याद हो गई होगी वैसे भी। देखो इसका उद्देश्य क्या है? तो अकबर ने जो 1570 में नागौर दरबार लगाया, उसका उद्देश्य था कि राजस्थान के शासकों को क्या करवाना? अधीनता स्वीकार करवाना। देखो ये बात भी बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपके सामने, अकबर का उद्देश्य क्या था? तो अकबर का उद्देश्य था अधीनता स्वीकार कर, डायरेक्ट लिखते हैं हम, अधीनता स्वीकार करवाना। यानी कि राजस्थान के उस समय के जो समकालीन शासक थे अकबर के, उनके द्वारा अधीनता स्वीकार करवाना, ताकि अपने साम्राज्य विस्तार में भी उसको सहायता मिल सके। ठीक है, अकबर की नीति इसी प्रकार की थी। अब देखो किस किसने इसमें अधीनता स्वीकार की उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले अधीनता स्वीकार बीकानेर की बात करें हम, तो बीकानेर का शासक था आपके सामने। बीकानेर का शासक कौन था? उस समय बीकानेर का समकालीन शासक था आपके कल्याणमल। जैसलमेर का हर्राय भाटी। और जोधपुर का कौन था? तो जोधपुर का चंद्रसेन के 2 भाई बेटे राम और उदय सिंह। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह का दूसरा नाम क्या है? मोटा राजा उदय सिंह। और उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने ही उसको मोटा राजा की उपाधि दी थी। देखो हम बात करते हैं बीकानेर, तो बीकानेर का शासक था आपके कल्याणमल। कौन था? बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन था? कल्याणमल था। उसके बाद में देखो बात करते हैं हम जैसलमेर की। जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था बेटा आपके हर्राय भाटी। कौन था? हर्राय भाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, आपको याद करने ही करने होंगे। इसके बाद में देखो इसके बाद में हम बात करते हैं बूंदी की, तो बूंदी का था उस समय सुरजनहाड़ा। कौन था? सुरजनहाड़ा। देखो 3 नाम, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए अंगुलियों पर।
देखो मैं फिर से बात करता हूं कि नागौर दरबार में किसने राजस्थान के कौन कौन से शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। तो नागौर दरबार देख लीजिए कि नागौर दरबार नवंबर 1570 में हुआ और नागौर दरबार में बीकानेर का प्रथम शासक जिसने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी, अकबर की। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कल्याणमल था। उसके बाद में देखो जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था आपके सामने हर्राय बाटी। इसके बाद में बूंदी की हम बात करें तो बूंदी का प्रथम शासक सुरजनहाड़ा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अब देखो बात करें चौथे नंबर पर हम बात करते हैं जोधपुर की। वैसे आपको पता चल गया होगा कि जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। इसको ही बोलते हैं मोटा राजा उदय सिंह। क्या बोलते हैं? मोटा राजा उदय सिंह। ये किसका भाई था? तो राव चंद्रसेन का भाई था राम और उदय सिंह। और उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसकी क्या थी? एक मोटा राजा उपाधि थी। और उदय सिंह को मोटा राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है, ध्यान रख दीजिएगा। इनको आप एक बार लिख लीजिए, आगे हम चलते हैं। अब देखो अभी नागौर दरबार लगाया है, जोधपुर के शासक चंद्रसेन को नियंत्रण भी करने के लिए लगाया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था। ऐसी किताबें लिखती है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि चंद्रसेन भी इस दरबार में क्या हुआ था कि राव चंद्रसेन भी इस दरबार में आया था। कौन? कि राव चंद्रसेन भी बेस बदलकर या लुका छुपी के आधार पर इस दरबार में आया था, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। आगे हम चलते हैं, आगे की हम बात करते हैं। देखो अब जैसे ही नागौर दरबार संपन्न हुआ, उसकी एक बात हम पहले कर चुके हैं, उसको फिर से दोहरा देता हूं। जैसे ही नागौर दरबार संपन्न हुआ, अकबर ने 1572 से 1574 के मध्य, यानी कि 1572 से 1574 के मध्य अकबर का जो है नागौर दरबार संपन्न हो गया। नागौर दरबार जैसे ही संपन्न हुआ, नागौर दरबार संपन्न होते 1572 से 1574 ईस्वी के मध्य जोधपुर किसको दे दिया गया? तो जोधपुर का जो उस समय अधिकार दिया गया वो बीकानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायसेन। उसकी हम बात कर चुके हैं कि बीकानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायसेन। क्या नाम था? रायसेन। रायसेन को यहाँ का क्या बना दिया गया? हाकिम बना दिया गया। रायसेन को क्या बनाया गया? यहाँ का हाकिम। कहाँ का? जोधपुर का हाकिम बनाया गया। ठीक है, अब देखो जैसे ही नागौर दरबार, और नागौर दरबार में कौन आया था? तो नागौर दरबार में चंद्रसेन भी आया था। और 1564 ईस्वी में चंद्रसेन कहां पर चला गया था? बदराजून चला गया था। अब देखो नागौर दरबार में चंद्रसेन आया, आने के बाद में उसको कुछ व्यवस्था ठीक नहीं लगी अकबर की, तो उसने अधीनता भी स्वीकार नहीं की। और नागौर दरबार में बिना अधीनता स्वीकार किए ही चंद्रसेन वहां से वापस लौट गया। लौटने के बाद फिर से कहां पर चला गया? तो आपके भद्राजून चला गया। 1571 ईस्वी में, कब की बात है? 1571 ईस्वी में मुगल सेना के द्वारा भद्राजून पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। किसको पकड़ने के लिए? राव चंद्रसेन को पकड़ने, क्योंकि चंद्रसेन यहां पर बैठा हुआ है। नागौर दरबार के बाद में फिर से ये भद्राजून चला गया चंद्रसेन। जैसे ही यहां पर गया, मुगल दरबार के द्वारा फिर से यहां पर आक्रमण किया गया। कहां पर? भद्राजून, जालौर में आक्रमण किया 1571 ईस्वी में। तो इसने भद्राजून को छोड़ दिया और ये कहां पर चला गया? सिवाना चला गया। सिवाना चला गया। अकबर ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। अकबर ने 1576 में, यानी कि 5 साल बाद, 71 के 5 साल बाद 1576 में फिर सिवाना पर आक्रमण किया। तो चंद्रसेन ने सिवाना भी छोड़ दिया। चंद्रसेन ने इसके बाद में चंद्रसेन चला गया पीपलोद। पीपलोद एक स्थान है, यानी कि चंद्रसेन इसके बाद में कहां पर चला गया? पीपलोद चला गया। फिर वहां से भी अकबर के द्वारा कुछ परेशान किया गया, इसके बाद में चला गया। इसके बाद में वो कहां पर गया था? कानुजा नामक स्थान पर वो चला गया था। अब अकबर के द्वारा बहुत परेशान किया गया। किसको? राव चंद्रसेन को अकबर के द्वारा बहुत परेशान किया गया। तो चंद्रसेन बहुत सारी रियासतों में घूमा था। जोधपुर को छोड़ने के बाद बहुत सारी रियासतों में घूमा था। उनकी सभी की हम बात करते हैं। सबसे पहले वो गया था मेवाड़। कहाँ पर गया था? मेवाड़ में वो गया। इसके बाद में वो आपके सिरोही में भी गया था। कहाँ पर गया था? सिरोही में भी गया था। देखो मेवाड़ चला गया, मेवाड़ में उसने शरण ली, सिरोही में ली। उसके बाद डूंगरपुर भी गया था। डूंगरपुर भी गया। कौन?
चंद्रसेन। इसके बाद में डूंगरपुर के बाद में वो एक बार बांसवाड़ा भी गया था, बांसवाड़ा भी गया, और सबसे अंत में घूमते घूमते, ठीक है, इतनी जगह वो घूमा, और इसके बाद में उसकी 11 जनवरी 1581 ईस्वी को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसकी हम बात कर लेते हैं कि 11 जनवरी 1581 ईस्वी को क्या हो गई, चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपके सोजत पाली में। कहाँ पर हुई थी, सोजत पाली में, सोजत के पास में पाली जिले में हुई थी। और मूल स्थान की भी हम बात करें तो उसका नाम है सिचियाई नामक स्थान पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, यानी कि सोजत का जो परगना था उसके पास में, यानी कि पाली में। और इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो इनकी छतरी भी आपके पाली में ही बनी हुई है। इनकी छतरी की हम बात करें तो इनकी छतरी है आपके सारण की पहाड़ी। कहाँ पर है, सारण की पहाड़ी, ये कहाँ पर है, सारण की पहाड़ी में राव चंद्रसेन की क्या बनी हुई है, तो राव चंद्रसेन की सारण की पहाड़ी पाली में छतरी बनी हुई है। देखो, राव चंद्रसेन को अकबर के द्वारा बहुत परेशान किया गया, लेकिन चंद्रसेन ने अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। ठीक है, बहुत गरीबी की स्थिति हो गई थी उसकी, लेकिन उसके बाद में भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसने मेवाड़ घूमा, उसने सिरोही में उसने शरण ली, डूंगरपुर में शरण ली उसने के बाद में बांसवाड़ा में शरण ली, और सबसे अंत में सोजत पाली में उसका क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी 11 जनवरी 1581 ईस्वी को चंद्रसेन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और हमने जाना है कि इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो इनकी छतरी बनी हुई है आपके सारण की पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है कि राव चंद्रसेन की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो राव चंद्रसेन की जो छतरी बनी हुई है वो सारण की पहाड़ी पाली में बनी हुई है। अब देखो, इनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से डगमगाई थी कि कितने गरीब हो गए थे, उसकी बात करते हैं। देखो, इनकी स्थिति की हम बात करते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से हो गई थी, क्योंकि अकबर ने इनको बहुत परेशान किया, तो इनकी सभी दिशाओं से इसको आर्थिक नुकसान हुआ। अब देखो, इनकी बात करते हैं। नागौर दरबार हो गया, नागौर दरबार को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना आप, ठीक है। देखो, आगे चलते हैं, इनकी बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। किसकी बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की इनकी बात करते हैं। देखो, राव चंद्रसेन के समय मेवाड़ का समकालीन शासक कौन था, तो इनके समकालीन शासक है आपके उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। देखिए, मेवाड़ का उस समय समकालीन शासक कौन था, उदय सिंह था। अब देखो, राव चंद्रसेन के पास में एक सोल थी, लाल साल, यानी कि इनके पास में एक लाल साल थी, बहुत ही कीमती थी, और इनका आर्थिक समय खराब चल रहा है, यानी कि आर्थिक स्थिति इनकी खराब चल रही है। जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो इनके पास में एक लाल प्रकार की सोल थी, उसको क्या किया इसने, उदय सिंह को कितने रुपए में बेच दिया, उदय सिंह को चंद्रसेन ने अपनी लाल सोल को 60,000 रुपए में बेच दिया। ध्यान रखना, ये जो सोल थी, उदय सिंह के बाद में शासक कौन बना, प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप शासक बना, और प्रताप के साथ में शासक कौन बना, अमर सिंह। कौन बना था, अमर सिंह। और अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि कर ली थी, और जैसे ही मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर के साथ में अमर सिंह ने की, यानी महाराणा प्रताप के पुत्र जहांगीर ने की, तो ये लाल सोल राव चंद्रसेन के पास में किसके पास में गई, उदय सिंह के पास में गई। उदय सिंह के बाद में ये प्रताप के पास में गई, प्रताप के बाद में ये अमर सिंह के पास में गई। और अमर सिंह ने जैसे ही मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर के साथ में की, तो इस अमर सिंह ने इस सोल को किसको दे दिया, आपके जहांगीर को दे दिया। इस सोल को इसने क्या कर दिया था, जहांगीर को भेंट कर दिया था। कब, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी ना 1615 ईस्वी में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से जहांगीर के पास में चली गई थी। इसके बाद में देखो, ये इसकी आर्थिक स्थिति की कुछ बात है। अब देखो, आगे हम बात करते हैं चंद्रसेन के समय की। एक बात और करते हैं कि चंद्रसेन के पास में कौन सा दुर्ग था। उस समय का जो महत्वपूर्ण दुर्ग था उसका नाम था पोकरण दुर्ग। क्या नाम था, पोकरण उस समय का महत्वपूर्ण दुर्ग कौन था, चंद्रसेन के कब्जे में अंडर में कौन था, पोकरण दुर्ग इसके अंडर में था। तो इसने क्या किया, आर्थिक स्थिति इसकी खराब है, तो इसको
किसको किराए पर दे दिया? हर्राय भाटी को। जैसलमेर के शासक कौन था? उसका नाम था हर्राय भाटी। हर्राय भाटी को इसने क्या दे दिया? किराए पर दे दिया। किराए पर दे दिया। और कितना किराया मिला इससे? तो इससे मिला बेटा इसको 1 लाख फदिया। कितना मिला? 1 लाख फदिया। ठीक है, 1 लाख फदिया। रुपए की बात करें तो इतने हो जाते हैं आपके। तो 1 लाख फदिया रुपए में, यानी कि चंद्रसेन के पास में एक ही दुर्ग था, उसका नाम था पोखरण दुर्ग। और पोखरण दुर्ग को इसने हर्राय भाटी को क्या कर दिया? किराए पर दे दिया। और कितना किराया था उस समय? तो 1 लाख फदिया किराया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उसने अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ ठीक किया था। इसके बारे में देखो हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, और बात कर ले हम कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हो गई आपके 11 जनवरी 1581 ईस्वी को। कि 11 जनवरी 1581 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर? सोजत पाली के पास में। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में अकबर के द्वारा मारवाड़ को क्या घोषित कर दिया गया? खालसा भूमि घोषित कर दिया गया। खालसा भूमि घोषित। 81 में मृत्यु हुई है। 1581 से 3 साल तक, यानी कि अकबर के द्वारा जैसे ही चंद्रसेन की मृत्यु हुई, अकबर के द्वारा चंद्रसेन की मृत्यु के 3 साल तक, 1581 से 1583, यानी कि 3 साल तक इसने मारवाड़ को क्या घोषित कर दिया था? खालसा भूमि घोषित कर दिया था। देखो एक और बात करें कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो वो आपके थे, कौन थे? तो वो आपके थे किसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी? प्रताप ने उनका विरोध किया था। और इन्होंने भी मारवाड़ में अकबर का क्या किया है? विरोध किया है। तो मारवाड़ का प्रथम शासक, यानी कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने क्या किया है? अकबर का विरोध। ठीक है, अकबर का इसने क्या किया है? विरोध किया है। अब देखो इसकी एक बात और है इंपॉर्टेंट, वो यह है कि मारवाड़ में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग अकबर के सामने किसने किया? तो चंद्रसेन ने किस युद्ध पद्धति से अकबर के साथ में लड़ाई की थी? तो चंद्रसेन ने अकबर के साथ में जो युद्ध किए हैं, लड़ाई की है, वो छापामार युद्ध पद्धति के आधार पर की है। छापामार युद्ध पद्धति के आधार पर। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट, आज का हमारा लास्ट बिंदु है राव चंद्र। तो वैसे तो हमने सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम वो महत्वपूर्ण है इसलिए हम सबसे आखिरी में पढ़ रहे हैं। और वो है इनके उपनाम। क्या है? उपनाम। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राव चंद्रसेन के उपनाम क्या क्या है। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया। उपनाम देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट। इनको कहते हैं महाराणा प्रताप का अग्रगामी। किसको? राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रताप का अग्रगामी, यानी कि पथ प्रदर्शक। अग्रगामी, या इसको बोल सकते हैं अग्रगामी, या इसको बोल सकते हैं आप पथ प्रदर्शक। ठीक है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको बोलते हैं? तो चंद्रसेन को बोलते हैं। साथ में महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको बोलते हैं? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक आपके राव चंद्रसेन को बोलते हैं। इसके बाद में देखो, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने क्या किया था? अकबर का क्या किया था? विरोध। ठीक है, अकबर का विरोध किया, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, ये किसने किया था? एक इतिहासकार है जिनका नाम है रेहू। इतिहासकार रेहू ने मारवाड़ का प्रताप किसको कहा है? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा है। इसके बाद में देखो, इनके लिए एक वाक्य का प्रयोग और किया गया है। वैसे देखो, महाराणा प्रताप ने भी अकबर के साथ में जिस प्रकार से लड़ाई की, जिस प्रकार से अपने स्वाभिमान का परिचय दिया, उसी प्रकार से मारवाड़ में किसने दिया था? राव चंद्रसेन ने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया था। लेकिन आपने को भी पता है, मुझे भी पता है, आपने भी पढ़ा है कि राव चंद्रसेन को सब कुछ भूल चुके हैं, सब लोग भूल चुके हैं। कोई इतिहासकार इनके बारे में विशेष प्रकार से अध्ययन नहीं करता, ना कोई लिखता है।
लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया है। क्यों? तो इतिहासकारों ने इसको क्या कर दिया, भूल गए हैं। इतिहासकार इनको क्या इनको क्या किया है, इतिहासकार इनको भूल चुके हैं। तो इनको कहते हैं भूला बिसरा राजा। किसको? तो राव चंद्रसेन को क्या कहते हैं, तो राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं, तो राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहते हैं। और इन्हीं को कहते हैं द फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़। कि द फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़ किसको बोलते हैं, तो आपके राव चंद्रसेन को द फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़ बोलते हैं। तो यह है राव चंद्रसेन के उपनाम। राव चंद्रसेन के उपनाम क्या क्या है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। राव चंद्रसेन के उपनाम है, इनको बोलते हैं, इनकी राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी बोलते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको बोलते हैं, चंद्रसेन को बोला जाता है। इसके बाद में देखिए महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको बोला गया है, तो आपके चंद्रसेन को बोला गया है। साथ में मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों का यानी कि अकबर का विरोध किया था, वो कौन सा, आपके चंद्रसेन ही था। साथ में हम बात करें कि मारवाड़ का प्रताप किसको बोला जाता है, इतिहासकार रेऊ ने मारवाड़ का प्रताप किसको बोला है, चंद्रसेन को बोला है। और इनको बोला जाता है भूला बिसरा राजा। इनको इसके बाद में इसको एक नाम और दिया गया, द फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़। ठीक है, तो ये इनके उपनाम है। तो चंद्रसेन हमारे कंप्लीट है आज के। ठीक है, आज हम चंद्रसेन की ही बात करेंगे। इसके बाद में हमारी कक्षा होने वाली कल इसी समय इसी वक्त हमारी कक्षा होने वाली है। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप यदि आज पहली कक्षा ले रहे हो तो आपको इससे पहले 3 कक्षाएं हो चुकी हैं, यानी मारवाड़ की 3 कक्षाएं हो चुकी है, और मेवाड़ हमारा पूरा हो चुका है, और कछुआ भी हमारा वंश जो है पूरा, कछुआ और चौहान वंश भी हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।